मैं आपकी एजुकेटर आकृति से एक बार फिर आई हूँ आपके सामने लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से, और हम लोग डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो मेन पोर्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो हम लोग कवर कर चुके थे, और अब हम लोगों ने इंडेमनिटी और गारंटी पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने बेलमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू करा, जहां पे हमने पढ़ा कि एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं एक बेलमेंट के। सबसे पहले एसेंशियल फीचर क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल फीचर होता है कि डिलीवरी देनी है आपने, एक बंदा दूसरे बंदे को डिलीवरी देगा ऑफ गुड्स। अब ये जो गुड्स है ये किस प्रकार के होने चाहिए? मूवेबल गुड्स होने चाहिए, इमूवेबल गुड्स नहीं हो सकते। उसके बाद जो ये आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे रहे हो, ये कोई कारण है इसीलिए दे रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे ही ये स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाता है, अकम्प्लिश हो जाता है, वापस बेली जो है बेलर को गुड्स दे देगी। उसके बाद जो ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन है ये टेम्पररी नेचर की होनी चाहिए, परमानेंट नेचर की नहीं होनी चाहिए। और क्या जरूरी है कि यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर ना हो, सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर हो। तो जब हम लोगों ने बेलमेंट का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 148 में बेलमेंट क्या होता है, वो होता है 148 में बेलर और बेली को भी डिफाइंड किया गया है कि बेलर कौन होता है? जो बंदा डिलीवरी देता है गुड्स की वो बेलर होता है, और जो बंदा गुड्स की डिलीवरी लेता है उन स्पेसिफिक कारण के लिए वो होता है बेली। तो सेक्शन 148 को हम लोगों ने कवर करा। उसके बाद हम लोगों ने बेलमेंट किस प्रकार से करी जाती है, बेलर के क्या राइट्स होते हैं, बेली के क्या राइट्स होते हैं, इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं, फाइंडर ऑफ द गुड्स कौन होता है, ये सब कुछ पढ़ने के बाद फाइंडर ऑफ द गुड्स की ड्यूटीज क्या होती हैं, राइट्स क्या होते हैं, ये सारे सेक्शंस कवर करने के बाद हम लोग आए थे कॉन्सेप्ट पे, जहां पे हमने बात की लियन क्या होता है। अब लियन से पहले एक और कॉन्सेप्ट किया था जहां पे बात करी थी कि टाइप्स ऑफ बेलमेंट किस किस प्रकार की होती हैं। जैसे कि हायर करना भी एक बेलमेंट है, प्लेज करना भी एक बेलमेंट है, डिपॉजिट करना भी एक टाइप का बेलमेंट है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि बेलमेंट को दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, ग्रेटिटुअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट। इसको पढ़ने के बाद इनके बीच में डिफरेंस कवर करें। फिर हम लोगों ने कल की क्लास में बात की थी लियन के बारे में, जिसको हम अभी रिकैप के टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ बेलमेंट का कवर करने के बाद अब हम आ चुके हैं उस पोजीशन में कि हम लोगों को प्लेज पढ़ना है। तो एक तरीके का बेलमेंट होता है प्लेज, जिसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। सेक्शन 172 से 179 तक का आज हमारा टारगेट है। अब आप पूछोगे कि ये किन बच्चों के लिए रेलेवेंट है, और बहुत सारे लोग तो ये प्लेज वाला जो पोर्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको छोड़ के चले जाते हैं। बट क्या ध्यान देने की बात है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो ना, और आपका पीटी और मेंस का पेपर आने वाला है, या फिर आपका इंटरव्यू का पेपर है, तो क्या देखने की बात है कि ये लोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जुडिशरी का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है स्टूडेंट्स कि ये वाला पोर्शन आप छोड़ के चले जाओ तो नहीं आएगा। हमेशा ये होता है कि ये पोर्शन लेस इंपॉर्टेंट है, बट प्लेज का पोर्शन लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बार प्लेज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे और आप मान जाओगे कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सही है। अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हो, या फिर आईलेट दे रहे हो, या फिर स्लैट दे रहे हो, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, और आपको लीगल एप्टीट्यूड का अपना पेपर सॉल्व करना है, तो आपके लिए जरूरी है समझना कि बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, ग्रेटिटुअस बेलमेंट क्या होता है, नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट क्या होता है, और हायर क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है। ये सारी टर्म्स से अगर आपकी फेमिलियरिटी होगी तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। अब आपको हमेशा देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पे टू फोल्ड बेनिफिट है। टू फोल्ड बेनिफिट क्या है कि एक तो आपका जो पेपर है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, और दूसरा लॉ में जब आप एंटर करोगे, लीगल प्रोफेशन में जब आप एंटर करोगे, तब तो आपको ये पढ़ना ही है। यू कैन नॉट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स। तो अभी क्यों ना पढ़ लें, जो ज्ञान मिल रहा है उसको बटोर लो, ठीक है। अगर आप एलएलबी के बच्चे हो और आपका सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है, तो आपको पता है कि प्लेज के ऊपर 10 मार्कर या 20 मार्कर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप भी अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देख लोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि प्लेज का पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आप इस पोर्शन को बिल्कुल छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि ये काफी स्कोरिंग हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जब इसको छोड़ के जाते हैं और आप इसको कवर करके जाते हो, और ये इतना ईजी कॉन्सेप्ट है, इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनको डे टू डे एक्टिविटीज से या फिर डे टू डे एग्जाम्पल से आप इनको रिलेट कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। जैसे कि अगर आपको याद हो, बेलमेंट में हम लोगों ने टेलर वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, गोल्ड वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, कार सर्विस का एग्जाम्पल पढ़ा है। तो ये सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर हम लोग नॉर्मल अपने रोज के रोज से रिलेट करते रहेंगे तो हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ फॉरेन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम कुछ फॉरेन नहीं पढ़ रहे हैं और वो डे टू डे ट्रांजैक्शंस में हम रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में एंटर कर रहे हैं, तो उनको समझना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए,
ठीक है। तो इसीलिए आज के इस सेशन में आप लोग बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स के साथ समझें, और प्लेज का जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेपर के लिए बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि प्लेज क्या होता है, प्लेज के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और कौन से वो पर्सन्स हैं जिनको एंटाइटलमेंट है कि वो प्लेज कर सकते हैं। अब पॉनर कौन होता है, पॉनी कौन होता है, ये भी पढ़ेंगे, और इनके राइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ड्यूटीज ऑफ द पॉनर और पॉनी भी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है इनके बारे में उनको भी हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली का केस पढ़ेंगे, मोरबी मर्केंटाइल बैंक एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस करेंगे, के एम हिदायतुल्ला वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया का हम केस पढ़ेंगे। तो ये केसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये केसेस ही होते हैं जो हमारे आंसर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और ज्यादा स्कोरिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे कि बेलमेंट और प्लेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एलएलबी वाले बच्चों के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। एक ग्रेटिट्यूअस और नॉन ग्रेटिट्यूअस का डिफरेंस भी कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये हम लोग कवर करेंगे, बट इससे पहले कि हम 2 स्टेप आगे जाए, हम हमेशा जाते हैं 2 स्टेप पीछे और देखते हैं कि हमारे पिछली क्लास में हमने क्या कवर किया था। अब जब बेलमेंट की हम बात कर रहे हैं तो मैं रुक नहीं सकती हूँ ये बताने के लिए आपको कि इसेंशियल एलिमेंट्स समझना बहुत जरूरी है जब हम बेलमेंट की बात कर रहे हैं। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट आपने सेक्शन 2H के अंदर पढ़ा है वही वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ। सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स को कंप्लीट करना बहुत इसेंशियल है जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात कर रहे हो। इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप एक डिलीवरी करोगे ऑफ गुड्स की, जो बेलर करेगा बेली को। ये जो गुड्स होंगे ये मूवेबल गुड्स होंगे। ये जो डिलीवरी हो रही है ये टेम्पररी नेचर की हो रही है, परमानेंट नेचर की नहीं है। कोई स्पेसिफिक पर्पस है इसीलिए हो रही है, कोई कारण है इसीलिए हो रही है, और जैसे ही वो कारण अकम्प्लिश हो जाएगा यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या होती है, ड्यूटीज ऑफ बेली क्या होती है। अब राइट्स ऑफ बेलर और राइट्स ऑफ बेली भी पढ़ा था, और फाइंडर ऑफ गुड्स भी पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या कवर करा, हमने बात करी कि लियन क्या होता है। तो बेसिकली लियन क्या होता है, एक राइट होता है जहाँ पे सामने वाला बंदा जो है, बेली जो है, वो रिटेन कर सकता है कुछ गुड्स को, रिटेन गुड्स कर सकता है अपने पोजेशन में जो किसी और के गुड्स हैं तब तक जब तक सामने वाला बंदा उसको सारे ड्यूज क्लियर नहीं कर देता। अब लियन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पेसिफिक लियन, जहाँ पे आप स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हो, उनको आपने रिटेन कर लिया, जब तक आपकी लेबर और स्किल पे जो पैसा लगा है, जो रेम्यूनरेशन बनती है, सामने वाला जब तक पे नहीं करता तब तक आपने रिटेन कर लिया। और एक होता है जनरल लियन, जहाँ पे ऑल अकाउंट्स को क्लियर नहीं किया जब तक आपने कोई भी गुड्स को रिटेन कर लिया, ठीक है। अब स्पेसिफिक में याद करो, अंडर सेक्शन 170 हमने पढ़ा था और जनरल हमने अंडर सेक्शन 171 पढ़ा था। स्पेसिफिक में एग्जाम्पल, टेलर को आपने कपड़ा दिया, आपने बोला भैया मेरा सूट बना दो। अब आपने भैया को सूट के पैसे नहीं दिए, जो स्टिचिंग के, जो लेबर के उसके चार्जेस लगेंगे, आपने वो पैसे नहीं दिए, तो वो बंदे के पास राइट है कि उनको, वो कुर्ते को, वो सूट को रिटेन कर सकता है जब तक आप उसको उसके पैसे ना दो। ये हो गया स्पेसिफिक लियन। जनरल लियन की जब बात करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है अंडर सेक्शन 171, कौन से लोग हैं जो जनरल लियन के अंदर आते हैं। उसके अंदर कौन कौन आता है, आपका बैंकर आता है, वॉरफिंगर आता है, आपका फैक्टर्स आता है, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट्स आता है, पॉलिसी ब्रोकर्स आता है, जो 171 में दिए गए हैं कि जहाँ पे आपको एक पूरे अकाउंट को क्लियर करना है, आप कोई भी उसके गुड्स को रिटेन कर लेते हो। उसके बाद हम लोगों ने कुछ केस लॉस करे, जहाँ पे हमने कालिया पेरुमुल्ला का केस करा, जहाँ पे हमने ज्वेलरी वाला केस करा। तो क्या जरूरी है बेलमेंट में, हमने एक चीज पढ़ी, हमने जब ज्वेलरी वाला केस हमने पढ़ा था, यहाँ पे वो बंदा अपने ऑर्नामेंट्स देता है कि भैया आप मेरे लिए नए ज्वेलरी बना दो। रोज रात को वो जो ज्वेलर है वो आपको वापस आपके गुड्स दे जाते हैं और आप ही उनको लॉक करते हो। तो जरूरी क्या है, पोजेशन के बारे में समझना। जब बेलमेंट की बात कर रहे हो तो पोजेशन जो है वो बेली के पास होना चाहिए, तभी हम बेलमेंट मानेंगे। बट अगर पोजेशन बेलर के पास है तो यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं होगी बेली की, और बेलर अपने आप लाइबल होगा, और यहाँ पे बेलमेंट नहीं मानी जाएगी। कालिया पेरुमुल्ला के केस में हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने अतुल मेहरा वाला केस पढ़ा, जहाँ पे हमने बात करी कि बैंक लॉकर्स जो होते हैं वो अपने आप में किसके अंदर नहीं आते हैं, वो अपने आप में बेलमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि बैंक लॉकर के टाइम पे आपको नहीं पता, आप ये नहीं बोल सकते हो कि बैंक जो है वो बेली है,
क्योंकि उसको नहीं पता कि आप कितना माल रख रहे हो, कितना सोना छुपा रहे हो, कितना सोना अपने बैंक के लॉकर में रख रहे हो, क्या अमाउंट है उसका, क्या वैल्यू है, क्या क्वालिटी है, उसको कुछ भी ये सब नहीं पता और उसका एक्सक्लूसिव पोजेशन नहीं है, उसकी जो बैंक लॉकर की चाबी है वो आपके पास है, इसीलिए बैंक लॉकर मेयरली एक बैंक ट्रांजैक्शन होती है और वो बेलमेंट के अंदर नहीं आता। इसके बाद हम लोगों ने एक केस पढ़ा था ताजमहल होटल वाला, अगर आपको याद हो, ताजमहल होटल वर्सेस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वाला केस पड़ा था, पार्किंग वाला। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वाला केस पड़ा पार्किंग वाला। तो पार्किंग में जब वैले में आप अपनी गाड़ी देते हो तो वो क्या आएगी, वो बेलमेंट मानी जाएगी और अगर गाड़ी का चोरी हो जाती है तो होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर होटल की नेग्लिजेंस के द्वारा होती है। इसके बाद हम लोगों ने चौथा केस किया था न्यू इंडिया इंश्योरेंस वाला केस, जहाँ पे वो ट्रक वाला केस था। अब ट्रक वाले केस में जब एक ट्रक को आपने पार्किंग में लगाया और उसके लिए आपने, पार्किंग वाले ने ₹3 की आपको रिसीट काट के दी, जहाँ पे उसने क्या बोला कि भैया आई विल टेक केयर ऑफ योर कमोडिटी, सेफ कीपिंग मैं करूंगा। अब कल को जब वो ट्रक चोरी हो जाता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पार्किंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा केस किया, तिलिंदर नाथ वाला केस किया, जहाँ पे उसके बैंक के एफडीआर्स को और उसके बैंक के अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया गया, क्योंकि उसका जो बेटा है जो ज्वाइंट अकाउंटी था, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर था, उसने कुछ हेराफेरी करी थी। ठीक है, तो क्या बोला गया, जब इनको फ्रीज कर लिया गया तो ये बोला गया कि जो मनी होता है वो गुड्स नहीं माना जाता बेलमेंट के अंदर, और यहाँ पे आपका स्पेसिफिक बेलमेंट नहीं होगा और जनरल बेलमेंट भी नहीं होगा अंडर सेक्शन 171। ये सब कुछ कवर करने के बाद हम लोगों ने बात करी थी कि बेलीज की लाइबिलिटी क्या होती है। बेलीज की, जब आपके बेली के पास कुछ कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनको गुड्स को संभालना है, तो उनकी कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। तो बेली की लाइबिलिटी के बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में बात करी थी और हमने क्या पढ़ा था, बेली की लाइबिलिटी क्या होती हैं। तो सेक्शन 150 और 151 में हमने ये पढ़ा कि बेली की लाइबिलिटी होती है कि वो गुड्स का सामान रखे, केयर करे एज अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन। अगर वो रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह सामान ध्यान रख रहा है और फिर भी कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद उसकी ड्यूटी होती है कि वो रिटर्न करे गुड्स को, जैसे ही रिटर्न गुड्स करे, जैसे ही या तो स्पेसिफिक पर्पस जो है वो अकम्प्लिश हो गया, स्पेसिफिक पर्पस अकम्प्लिश हो गया, या फिर क्या हो गया, आपका जो टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था सेक्शन 160 और 161 में। उसके बाद हमने क्या करा कि अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न हुआ है, अर्न प्रॉफिट देन रिटर्न गिव टू बेलर। अगर कोई भी प्रॉफिट अर्न हुआ है तो बेलर को वापस देना होगा। जिसमें मैंने आपको अपना काऊ वाला एग्जांपल दिया कि अगर मैंने अपनी गाय आपको दी है 7-8 दिन के लिए और उस गाय का दूध बेच के आप कुछ पैसा कमा रहे हो तो आपको वो पैसा मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, जब ये सारे राइट्स पढ़ लिए, ये सारी लाइबिलिटीज पढ़ ली, तो हम लोगों का जो बेलमेंट का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने फिनिश कर लिया। और आज के इस लेक्चर में हम प्लेज की बात करने वाले हैं, विच इज वन काइंड ऑफ बेलमेंट। बट हम लोगों को क्या कवर करना है कि प्लेज क्या होता है, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्लेज, पॉनर, पॉनी, ये सब कुछ 172 के अंदर हम लोग कवर करेंगे और हम अपनी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे और अपना जो ये कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करेंगे। तो अब हम देखते हैं प्लेज के बारे में। तो प्लेज के बारे में, या प्लेज या फिर पॉन एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट है। तो एक काइंड का बेलमेंट ही, जहां पे एक मूवेबल थिंग को बेल किया जाता है एज अ सिक्योरिटी, जिससे कि जो रीपेमेंट ऑफ डेट है या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हो सके। तो जब आपने किसी एक चीज को, एक गाड़ी को अगर आपने क्या कर दिया, आपने पॉन कर दिया या फिर प्लेज कर दिया फॉर द रीपेमेंट ऑफ सम डेट, रीपेमेंट के लिए अगर आपने कर दिया तो ये हो गया प्लेज। एग्जाम्पल, अगर आपने बोरो करे हैं 10,000 रुपए एक्स से और उसके लिए आपने अपनी ज्वेलरी एज अ सिक्योरिटी उसके पास रखी है, तो ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। मतलब आपने उसको क्या बोला, भैया मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, ये मेरा जो गोल्ड का कड़ा है ये तू अपने पास रख ले, अब जब मैं 10,000 रुपए तुझे दूंगा तब मैं ये गोल्ड का कड़ा वापस ले जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का बेलमेंट हो गया, इसको हम कहते हैं प्लेज। अकॉर्डिंग टू 172 सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बेलमेंट ऑफ गुड्स जहां पे एज अ सिक्योरिटी होता है जिससे कि पेमेंट ऑफ डेट हो सके या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस हो सके, उसको हम प्लेज कहते हैं। जहां पे भी आप अपने सामान को इन अ वे गिरवी रख रहे हो सामने वाले के पास कि
आपने उससे कोई चीज ली है और आपने बोला कि मैं अपना सामान तुम्हें दे देता हूं और जब मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगा मैं अपना सामान वापस ले जाऊंगा, तो ये होता है प्लेज। लेमैन लैंग्वेज में प्लेज इसको कहा जाता है। ये एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट है, क्योंकि 1 यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, 2 यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, 3 यहाँ पे भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, 4 यहाँ पे भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो रहा है, 5 यहाँ पे भी जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो गया रिटर्न होगा गुड्स का, और 6 यहाँ पे भी ये टेम्पररी नेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के वो सब कंप्लीट हो रहे हैं, और ये भी एक स्पेशल तरीके का बेलमेंट है जिसमें आप गुड्स को बेल कर रहे हो सो दैट एज अ सिक्योरिटी आप सामने वाले के पास रख रहे हो। ठीक है, प्लेज बेसिकली क्या होता है, एक सबसेट है, एक सब डिविजन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। गुड्स को बेल किया जाता है और उनको सिक्योरिटी के तरीके से रखा जाता है जिससे कि पेमेंट ऑफ डेट हो सके या फिर परफॉर्मेंस हो सके। तो जो सेक्शन 172 है वो क्या बात करता है कि जहां पे आप गुड्स को बेल करते हो जिससे कि आप सिक्योरिटी की तरह रख रहे हो। बेसिकली जब आप किसी से अगर आप किसी बैंक से आप लोन लेते हो और अपने प्रॉपर्टी के पेपरों को आप गिरवी रखते हो, मॉर्गेज करते हो, सिक्योरिटी की तरह रखते हो कि जब मैं लोन दे दूंगा मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर ले जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्लेज। ठीक है, तो जो बेलर होता था हमारे केस में उसको हम कहेंगे पॉनर, क्योंकि वो जो है वो गुड्स को डिलीवर कर रहा है, और बेली जो होता था हम उसको कहेंगे पॉनी। तो चैप्टर 9 के अंदर सेक्शन 182 से लेके 181 के अंदर ये वाली चीज को हम कवर कर रहे हैं। पॉनर और पॉनी कौन हो गया, पॉनर वो बंदा हो गया जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है, तो गुड्स डिलीवर कर रहा है जो बंदा वो पॉनर हो गया, और जिसको डिलीवर कर रहा है पॉनी कौन हो गया, जिसको गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, गुड्स बीइंग डिलीवर्ड टू हूम। ठीक है, पॉनर पॉनी हमने समझ लिया। सेक्शन 172 क्या क्या बताता है, पॉनर कौन है, पॉनी कौन है, और प्लेज क्या होता है। कई बार आपके पीटी के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सेक्शन 172 डिफाइंस व्हाट, ए पॉनर, बी पॉनी, सी प्लेज, डी ऑल ऑफ द अबव। क्या करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सेक्शन 172 ये चारों बातें करता है। ठीक है, अब बेलमेंट जब आप गुड्स की कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी जिससे कि आपकी पेमेंट ऑफ डेट हो सके या परफॉर्मेंस हो सके, हम उसको प्लेज कहते हैं। बेलर हो गया हमारा पॉनर और बेली हो गया हमारी पॉनी। ये बहुत ही सिमिलर है बेलमेंट की तरह, बट यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है प्लेज के वो ये है कि यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स जो हो रहा है वो एज अ सिक्योरिटी फॉर हो रहा है। तो जो स्पेसिफिक पर्पस है वो क्या है, वो स्पेसिफिक पर्पस आपका सिक्योरिटी का पर्पस है। ठीक है, जिससे कि सामने वाला पेमेंट कर सके, वो स्पेसिफिक पर्पस ही आपका सिक्योरिटी का रीजन है। जैसे कि अगर ए हैंड ओवर करता है अपने पेपर ऑफ कार टू वाई बैंक एज अ श्योरिटी फॉर द लोन, जो भी दिए हैं वो एक प्लेज है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी के पेपर बोले। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एक प्लेज का क्या है कि यहाँ पे एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ गुड्स प्लेज होना चाहिए। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, डिलीवरी ऑफ गुड्स बेली को होना चाहिए, पॉनी को देने जरूरी है। ठीक है, तो इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहले आप मूवेबल गुड्स का ही प्लेज कर सकते हो, सिर्फ मूवेबल गुड्स का प्लेज होना है। बेलमेंट भी मूवेबल गुड्स की होती है, बार बार आपको ये पॉइंट मैं बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ क्योंकि जरूरी है आपके लिए समझना कि इमूवेबल चीज का नहीं होता है, और यही पॉइंट आ जाता है आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स कर रहे हो, जैसे कि आप अपने कार के पेपर दे रहे हो या कोई भी गुड्स को आप डिलीवर कर रहे हो। यहाँ पे मैंने बोला था, मैंने अपना सोने का कड़ा दे दिया कि जब तक मैं ये लोन रीपे नहीं करती हूँ ये गोल्ड का कड़ा आप अपने पास रख लो। यहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, जुडिशियल पोजेशन ऑफ द गुड्स होना चाहिए। ये जो भी गुड्स है ये सेलेबल होना चाहिए। कल को अगर मैंने पैसा नहीं दिया तो ये गोल्ड का कड़ा बेच के आप अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो। तो ये जो चीज है ये सेलेबल होनी चाहिए, इसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। और उसके बाद जब मैंने लोन का पैसा वापस दे दिया, जब वो स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो गया, तो आपको मुझे मेरे गुड्स को रिटर्न करना है। तो रिटर्न ऑफ गुड्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के। ठीक है, तो समझते हैं इनको डिटेल में।
डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर टाइटल। प्लेज एक तरीके का बेलमेंट है और इसके अंदर आपको गुड्स को डिलीवर करना है पॉनर को, पॉनी को। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब ये भी होता है कि आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे रहे हो। तो बेसिकली जो पॉनर है वो डिलीवरी दे रहा है ऑफ गुड्स टू द पॉनी। ये बहुत इसेंशियल फीचर है। जब तक ये नहीं होता है, ये जो डिलीवरी है ये एक्चुअल भी हो सकती है और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, कोई भी तरीके की डिलीवरी हो सकती है। तो जरूरी है कि पॉनर डिलीवरी करे गुड्स की पॉनी को। ठीक है, एग्जाम्पल डिलीवरी में ट्रांसफरिंग अ डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर टेकिंग अ लोन भी अपने आप में डिलीवरी है, जैसे कि बाइक के पेपर, प्रॉपर्टी के पेपर, कार के पेपर, कोई भी पेपर जब आप बैंक को देते हो वो भी अपने आप में डिलीवरी मानी जाएगी। और यही ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व करती है डिलीवरी ऑफ गुड्स। मोरबी मर्केंटाइल बैंक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही बात बोली गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी प्लेज हो रहा है वो सिक्योरिटी के पर्पस से हो रहा है। तो जो आपका पर्पस है, जो हम स्पेसिफिक पर्पस की बात करते थे, यहाँ पे वो स्पेसिफिक पर्पस बन जाता है आपका सिक्योरिटी। तो जो गुड्स बेल्ड है वो आप क्यों कर रहे हो, वो सर्व करेंगे एज अ सिक्योरिटी। तो कल को अगर मैंने बैंक को पैसा नहीं दिया तो वो मेरी बाइक को बेच के, कार को बेच के, घर के पेपर्स को यूज करके पेमेंट ऑफ डेट कर सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ अ प्राइस कर सकता है। तो जो गुड्स प्लेज्ड है, पॉनी जो है वो एक सिक्योर्ड क्रेडिटर की जगह ले लेता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर की जगह ले लेता है। सिक्योर्ड क्यों? अगर आप लोगों ने अकाउंट्स थोड़ा सा पढ़ा है या फिर आप लोगों को कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की नॉलेज है, और अगर नहीं भी है तो अभी समझ लीजिए कि क्या होता है। जो डेटर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, जो डेटर होता है उसने जो कुछ पैसा देना होता है वो कुछ पैसा ओ करता है क्रेडिटर को। अब क्रेडिटर होते हैं दो तरीके के, एक होते हैं सिक्योर्ड और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जिनके पास कोई पेपर है, कोई प्रॉपर्टी का पेपर है, कोई गाड़ी का पेपर है, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी सेलेबल कमोडिटी उनके पास है कि कल को अगर जो डेटर है उसने डिफॉल्ट कर दिया तो वो इसको बेच के पैसा ले सकता है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन होता है? जिसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। तो डेटर, जो कि डेटर जिसने पैसा देना है हमारे क्रेडिटर को, उसने कोई एक ऐसी चीज दी हुई है जिससे कि उसने क्रेडिटर को सिक्योर करा हुआ है, तो वो बन गया आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेलमेंट ऑफ प्लेज में भी, प्लेज के अंदर भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। तो जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की तरह है, तो यहाँ पे भी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम लोगों ने सेक्शन 10 ऑफ आईसीए में पढ़े थे, उनका फुलफिल होना जरूरी है। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स पूरे नहीं होंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होगा, ये अपने आप में क्या माना जाएगा? ये वॉइड माना जाएगा और आप इसको कोर्ट ले जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते। और अगर आप इसको कोर्ट ले जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते हो तो उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं होगी। तो क्या जरूरी है कि आपका जो प्लेज है, जो प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी एक सेक्शन 10 के सारे एसेंशियल फीचर्स को पूरा करे। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जरूरी है कि पोजेशन ऑफ गुड्स को डिलीवर करना है पॉनर से पॉनी को। जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया है, प्लेज का मतलब है अपने आप में एक बेलमेंट, जहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट है बेलमेंट का। तो बेलमेंट कब होती है? जब आप डिलीवरी ऑफ गुड्स करते हो। अब ये एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी हो सकती है। हाउएवर देयर माइट बी सर्टेन एक्सेप्शंस, जहाँ पे जो पोजेशन है वो पॉनर के पास ही रहता है, तो वो एक्सेप्शंस में कवर आ जाएंगे। और क्या ध्यान रखने की जरूरत है? एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या देखना है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है तो क्या ट्रांसफर हो रहा है? सिर्फ पोजेशन ऑफ गुड्स को ट्रांसफर किया जाना है पॉनी को। पॉनर ही ओनर रहेगा, पॉनी के पास पोजेशन रहेगा जब तक, कब तक? जब तक लोन इज रीपेड या फिर परफॉर्मेंस होती है, और परफॉर्मेंस इज डन। जब तक ये चीज नहीं होती है, लिमिटेड इंटरेस्ट है जब तक गुड्स में, तब तक पॉनी के पास पोजेशन रहेगा। बट मालिक कौन रहेगा? मालिकाना हक, ओनर कौन रहेगा? ओनर पॉनर ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ डिलीवरी हो रही है, ओनरशिप की नहीं, पोजेशन की हो रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सिक्योरिटी अगेंस्ट डेट, तो गुड्स जिनको आप प्लेज कर रहे हो, वो कर रहे हो एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ डेट। जो भी आपने पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग डेट है पॉनर का, तो जो पॉनर है वो कौन है हमारा? वो है हमारा डेटर, जिसने कोई पैसा ओ करता है क्रेडिटर को, और जब ये पैसा देगा, ये पॉनी जो है हमारा क्रेडिटर है, तो ये जो बन जाता है, ये सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है। और ये
जो भी आप चीज को, जो गुड्स को आप प्लेज कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, एज अ सिक्योरिटी कर रहे हो। तो ये जो आउटस्टैंडिंग डेट है, यहाँ पे आप प्रॉमिस कर रहे हो कि ये सामान मेरा रख लो और मैं आपको आपके पैसे वापस दे दूंगा, जो भी आउटस्टैंडिंग डेट है वो पे कर दूंगा, या फिर कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो प्रॉमिस था उसको कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, अब गुड्स को रिटर्न करना है। एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि आप वो गुड्स को वापस देना है जैसे ही रीपेमेंट हो जाती है या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही जो डेटर है, डेटर कौन हो गया, पॉनर, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर देता है अगेंस्ट द गुड्स विच आर प्लेज्ड एज अ सिक्योरिटी इज रीपेड, या फिर वो कंप्लीट हो जाता है, तो गुड्स को रिटर्न करना है पॉनर को इन द सेम मैनर जो कि स्पेसिफाई करे गए हैं। तो जैसे ही आपका रीपेमेंट हो जाती है या फिर परफॉर्मेंस हो जाती है, वैसे ही आपको गुड्स को वापस देना है, वैसे ही आपको गुड्स को रिटर्न करना है। जैसे हमारे बेलमेंट में होता है कि जैसे ही स्पेसिफिक पर्पस कंप्लीट हो जाता है, आपको गुड्स को रिटर्न करना है, क्योंकि ये जो पोजेशन आपको दिया गया था ये टेम्पररी पर्पस के लिए दिया गया था, परमानेंट नहीं दिया गया था। ठीक है, अब पर्सन्स कौन है इंटाइटल्ड कि वो प्लेज कर सके। नॉर्मल केस में गुड्स विच कैन बी प्लेज्ड बाय द ओनर या फिर कोई भी पर्सन जो कि उसके द्वारा ऑथराइज्ड है, बट कुछ स्पेशल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में एक पर्सन जो ना कि ओनर है या ना फिर उसके पास अथॉरिटी है वो भी प्लेज कर सकता है, बट हैविंग द पोजेशन ऑफ द ओनर्स कंसेंट कैन ऑल्सो प्लेज। ये एक्सेप्शंस कौन सी हैं, जैसे कि मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन 178 के अंदर है, जिस पर्सन के पास पोजेशन है गुड्स का अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 178 के अंदर, या फिर प्लेज हो सकता है बाय अ सेलर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। तो एक जो सेलर है उसके पास फिर भी पोजेशन है उन चीजों का आफ्टर द सेल, वो भी प्लेज कर सकता है अंडर सेक्शन 30 सब क्लॉज 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या फिर प्लेज बाय बायर इन पोजेशन आफ्टर द सेल। तो सेक्शन 30 सब क्लॉज 2 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये बंदा भी प्लेज कर सकता है। तो ये दोनों पोर्शंस तो आपके सौगा के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक स्पेशल स्टैच्यू बनाया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। बट सेक्शन 178 और 178A हम लोग अभी पढ़ेंगे, जहाँ पे प्लेज किया जा सकता है एक बंदे के द्वारा जो कि मर्केंटाइल एजेंट है या फिर अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब क्या समझना है, जब आपका पॉनर है और पॉनी है तो इनके कुछ राइट्स भी होंगे, उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो पॉनर कौन होता है, जो हमारा आप मान लो डेटर है या जो हमारा बेलर है, तो उसका राइट है कि वो इन्फोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। अगर पॉनी निग्लेक्ट कर देता है कोई भी अपनी ड्यूटी को, तो पॉनर जो है वो अपना राइट टू इन्फोर्स कर सकता है बाय फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द पॉनी। तो अगर आपने बैंक में अपनी कोई चीज को गिरवी रखा है, प्लेज करा है, और बैंक कोई चीज को फेल कर देता है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, तो आपका राइट है कि आपने राइट को इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा भी नॉक नॉक कर सकते हैं। सेकेंड राइट है कि वो अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। अगर पॉनी कोई ऐसी चीज करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थे उससे इनकंसिस्टेंट है, तो पॉनर जो है वो टर्मिनेट भी कर सकता है इस प्लेज को। तो जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, अगर पॉनी इन टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं करता है और इनके अगेंस्ट विपरीत जाता है, तो पॉनी के अगेंस्ट पॉनर क्या कर सकता है, राइट है उसके पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकता है। राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंड ग्रेटिट्यूअसली, तो अगर कुछ चीजों को ग्रेटिट्यूअसली दिया गया है तो उन गुड्स को पॉनर डिमांड बैक कर सकता है कि मुझे ये वापस चाहिए एट एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड या फिर अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर उसने 2 महीने के लिए उन चीजों को क्या किया था, प्लेज किया था, और वो ग्रेटिट्यूअसली किया था, तो उसके पास राइट है कि वो उनको किसी भी टाइम पे वापस मांग सकता है। उसके पास एक और राइट है कि उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अगर कोई थर्ड पर्सन कोई इंजरी करता है गुड्स को जो कि बेल करे गए हैं, या डिप्राइव करता है पॉनी को कि वो उनका इस्तेमाल ना कर सके, तो पॉनर एक सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर और रिकवर कर सकता है कॉम्पनसेशन भी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन 180 के अंदर ये एक सूट फाइल करके कॉम्पनसेशन भी रिकवर कर सकता है। तो ये कुछ राइट्स हैं हमारे पॉनर के पास, बेलर के पास या फिर डेटर के पास, जिनको वो एक्सरसाइज कर सकता है। अब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पॉनर की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो इन्फोर्स कर सकता है पॉनी की ड्यूटीज को भी। वो ये कह सकता है कि भाई साहब आपकी ये सब ड्यूटीज हैं और आप इनका पालन करें। तो पॉनी की जो भी ड्यूटी है, जो हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसकी जो भी ड्यूटीज हैं, वो उनको भी इन्फोर्स करवा सकता है। उसका राइट है कि वो रिडीम भी कर सकता है। अगर पॉनर
अगर डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम, तो बेसिकली अगर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है तो वो उनको भी रिडीम कर सकता है। अब पॉनर की कुछ ड्यूटीज भी हैं। क्या ड्यूटीज हैं कि अगर पॉनी ने कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा किया है, जैसे कि अगर आपने अपनी गाय को, अपनी काऊ को आपने प्लेज किया था और कोई लोन लिया था, अब वो गाय बीमार हो गई और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा हुआ है, तो पॉनी जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा क्लेम कर सकता है और पॉनर की ड्यूटी होगी कि वो कॉम्पनसेट करेगा पॉनी को इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे के लिए। पॉनी को क्या करना है, अगर पॉनी ने कोई भी वैक्सीनेशन पे, कोई भी उसकी सेफ कीपिंग पे, केयर के ऊपर खर्चा किया है, तो उसको कॉम्पनसेट करने का भी राइट है और ये ड्यूटी बन जाती है आपके पॉनर को। तो क्या समझना है, जो पॉनर की ड्यूटी है वो पॉनी की राइट बन जाता है। ओके, दूसरी ड्यूटी क्या है पॉनर की, कि उसको अपनी ऑब्लिगेशन को मीट करना है, जो भी स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम उन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, उस हिसाब से उसको अपनी गुड्स को वापस लेना है और अपनी जो लाइबिलिटी है उसकी परफॉर्मेंस करनी है। तो सबसे पहला जब हम राइट बात करते हैं सेक्शंस के साथ, एक बार इनको पढ़ते हैं, अपने गुड्स को रिडीम करने का। तो सेक्शन 177 क्या कहता है, डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। तो अगर जो टाइम स्टिपुलेट किया गया है फॉर पेमेंट ऑफ डेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, जिसके लिए प्लेज को किया जा रहा है, पॉनर अगर उस पर डिफॉल्ट कर देता है कि वो पैसे नहीं पे करता या परफॉर्मेंस नहीं करता उस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर, तो ही मे रिडीम द गुड्स प्लेज। उसके पास एक राइट है कि वो गुड्स को रिडीम कर सकता है एट एनी टाइम सब्सिक्वेंट बिफोर द एक्चुअल सेल ऑफ देम, बट ही मस्ट इन दैट केस पे द एडिशन, जो भी एक्सपेंसेस है। अब क्या हुआ कि मैंने अपनी काऊ आपको दी थी और उसके बदले मैंने आपसे 50,000 रुपए का लोन लिया था, तो मैं कौन बन गई, जिसने अपनी काऊ डिलीवर करी थी वो बन गया पॉनर, और 50,000 रुपए का लोन मैंने आपसे लिया था तो आप बन गए पॉनी। ठीक है, अब मैंने बोला था कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर अपनी गाय वापस ले जाऊंगी और आपका 50,000 रुपए आपको दे दूंगी। अब मैं डिफॉल्ट कर गई। अब जब मैं डिफॉल्ट कर गई तो आपके पास राइट है कि आप मेरी गाय को बेच के वो पैसा रिडीम कर सकते हो, वो पैसा ले सकते हो। अब मेरे पास क्या राइट है, मेरे पास राइट है टू रिडीम द गुड्स। तो उससे पहले कि उस गाय की सेल हो, मैं रिडीम कर सकती हूँ और पैसा आपको वापस दे सकती हूँ। और अगर कोई भी एडिशनल पैसा आप मांगते हो, कोई भी एक्सपेंसेस आप मांगते हो, मेरे डिफॉल्ट के कारण हुआ है, जैसे आप बोलते हो अब 50,000 नहीं, अब 55,000 लगेंगे, तो मैं आपको 55,000 दे के अपनी जो गाय है, अपने जो गुड्स हैं उनको रिडीम करा सकती हूँ। तो राइट टू रिडीम द गुड्स सेक्शन 177 के अंदर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर ए अपनी वॉच देता है बी को एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट INR 800 रुपीज जो कि ड्यू है। अब उन्होंने अग्री किया था कि ये पैसा वो विद इन 1 मंथ दे देगा। ए फेल कर जाता है और ही कैन रिडीम हिज वॉच इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट बी हैज नॉट येट सोल्ड द वॉच। तो इससे पहले कि बी उस घड़ी को बेच दे, ए रिडीम कर सकता है। हाउएवर, अगर बी को कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ दैट वॉच, वो ए को पे करना पड़ेगा। मतलब अगर 800 रुपए की जगह वो 1000 रुपए मांगता है तो वो उसको पे करने पड़ेंगे, बट उसके पास 177 के अंदर क्या है, राइट टू रिडीम द गुड्स, जब वो डिफॉल्ट कर जाता है। सेकेंड राइट है कि उसको अपने गुड्स वापस लेने का राइट है। तो जब पॉनर ने पे कर दिया, मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्लियर कर दिया, परफॉर्मेंस कर दी, तो वो पॉनी से अपनी चीज को वापस ले सकता है। उसके पास राइट है कि वो गुड्स को वापस ले दे आफ्टर क्लियरिंग द इंटायर ड्यू अमाउंट जो भी उसको था, विच वॉज हेल्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी। तो अब पॉनी अब उन गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता और उसके पास राइट है कि वो गुड्स को वापस क्लेम कर सकता है। राइट टू सूट, तो दे राइट है कि पॉनी गुड्स को बेच नहीं सकता, जब भी उसकी मर्जी चाहे उसको एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा पॉनर को, सो दैट इफ ही वांट्स ही कैन पे द डेट अमाउंट एंड फ्री हिज सिक्योरिटी। अगर पॉनी कोई भी अनऑथराइज सेल करता है तो पॉनर के पास राइट है कि वो राइट टू सू कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक केस फाइल कर सकता है। केयर एंड मेंटेनेंस, चौथा राइट है पॉनर का। पॉनी के पास ड्यूटी है कि उसको प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस करनी है सिक्योरिटी की, और अगर डज नॉट डेप्रिकेट इट्स वैल्यू एज दैट वुड मीन कि पॉनर इनकर कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द डेट अमाउंट, दैट विल बी एन इनजस्टिस टू हिम। तो एक केस में पॉनर कैन आस्क पॉनी टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द डेट सो दैट जो भी अमाउंट उसने किया है हैज लॉस्ट हिज वैल्यू। तो केयर एंड मेंटेनेंस का कि मेरी जो भी चीज मैंने आपको दी है गिरवी, आप उसकी प्रॉपर केयर एंड मेंटेनेंस करोगे, ये भी एक राइट है। अब जब हमने राइट्स ऑफ पॉनर पढ़ लिए तो अब हमें क्या पढ़ना है, राइट्स ऑफ पॉनी क्या है। तो
तो पॉनी के पास एक राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है जब तक आगे का पैसा नहीं दिया, जब तक जो भी सब्सिक्वेंट जब तक लोन का अमाउंट है वो पे नहीं किया गया। उसके पास रिटेनर का राइट है फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस भी। तो जब तक जो भी कोई फर्दर एडवांसेस दिए जा रहे हैं, जब तक वो भी क्लियर नहीं होते हैं, पॉनी के पास राइट है कि वो रिटेन कर सकता है गुड्स को। राइट टू एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस, अगर कुछ भी सामान को एज अ सिक्योरिटी रखने के लिए उसका कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी खर्चा हुआ है तो वो भी क्लेम कर सकता है। राइट टू सू द पॉनर और सेल द गुड्स ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पॉनर, तो अगर पॉनर डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या राइट है, हमारे पॉनी के पास राइट है कि वो इन गुड्स को क्या कर सकता है, बेच भी सकता है और कल को केस भी फाइल कर सकता है, रीजनेबल नोटिस भी दे सकता है, थर्ड पार्टी को भी बेच सकता है और जो भी कॉस्ट ऑफ सेल हुई है वो भी पॉनर से रिकवर कर सकता है। तो राइट टू रिटेन द गुड्स हम पढ़ेंगे सेक्शन 173 और 174 के अंदर। राइट टू रिकवर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस हम पढ़ेंगे सेक्शन 175 के अंदर। राइट ऑफ सूट टू प्रोक्योर द डेट या फिर सेल ऑफ द प्लेज्ड गुड्स हम पढ़ेंगे सेक्शन 176 के अंदर। तो सबसे पहला उसके पास राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। पॉनी के पास एक राइट है कि जब तक जो भी अमाउंट उसको ड्यू है वो पॉनर पूरा नहीं पे करता या अपनी स्टिपुलेटेड परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं करता तो जो पॉनी है वो गुड्स को रिटेन कर सकता है और इसी को हम एक लियन का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे अगर एक स्पेसिफिक गुड को रिटेन कर रहा है तो ये स्पेसिफिक लियन भी हो गया। तो आप देख रहे हो ना ये सब कितना इंटरलिंकेज है, ठीक है। तो अब इस अमाउंट में क्या इंक्लूड होगा, अगर कोई एक्सपेंस भी इनकर कर रहा है पॉनी और कोई भी इंटरेस्ट जो कि अक्रू हो रहा है इस अमाउंट में वो भी पॉनर को पे करना पड़ेगा। और यही बात बोली गई है हमारे 173 के अंदर कि पॉनी के पास एक राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, सेक्शन 173। जब गुड्स प्लेज किए जाते हैं पॉनी के पास एक राइट आ जाता है लियन का या फिर राइट आ जाता है कि वो गुड्स को रिटेन कर सके जब तक प्रिंसिपल अमाउंट पे करा जा रहा है, इंटरेस्ट पे करा जा रहा है और अदर एक्सपेंसेस पे करे जा रहे हैं जो कि पॉनी ने इनकर करे हैं इन गुड्स को ध्यान से रखने के लिए। तो क्या क्या पे करना है, एक्चुअल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और एक्सपेंसेस, इन सबको इनकर करना है। ये सारे पैसे जब तक पॉनर पे नहीं करता तब तक पॉनी को क्या करना है, पॉनी रिटेन कर सकता है, उसके पास राइट आ जाता है लियन का। सेक्शन 173 आपका ये कहता है। 172 के अंदर क्या आया कि प्लेज क्या होता है, पॉनर कौन होता है, पॉनी कौन होता है। 173 क्या आ गया कि राइट टू रिटेन द गुड्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए ए ने अगर अपना घर प्लेज किया है एक बैंक के साथ फॉर अ लोन ऑफ 2.5 लाख रुपए, इंटरेस्ट भी ड्यू होगा इस पे 10,000 रुपए। बैंक रिटेन कर सकता है इस प्लेज्ड हाउस को जब तक ए जो है पूरा का पूरा 2,60,000 रुपए नहीं पे करता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट टू लियन भी आ गया, स्पेसिफिक लियन की बात हो रही है, ठीक है। अब सेक्शन 174 क्या कहता है, पॉनी शैल नॉट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिटेन द गुड्स प्लेज्ड फॉर एनी डेट या फिर प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस व्हिच दे आर प्लेज्ड बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी शैल बी प्रिज्यूम्ड इन रिगार्ड टू सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय द पॉनी। तो अगर कोई भी सब्सिक्वेंट एडवांसेस भी दे जा रहे हैं तो भी जो हमारा पॉनी है वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। अब पहले आपने 10,000 रुपए लिए, फिर आपने 50,000 रुपए लिए, फिर आपने 60,000 रुपए लिए, तो जो भी ये सब्सिक्वेंट एडवांसेस भी लिए जा रहे हैं उसके लिए भी गुड्स को रिटेन किया जा सकता है। पॉनी कैन रिटेन जब तक पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं हो रहा, ठीक है। 174 ये कहता है। अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा वो कर रहा है, मेरी गाय रखी थी एज अ प्लेज्ड गुड एज अ सिक्योरिटी, अब वो गाय बीमार हो जाती है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, दवाई करवानी पड़ती है, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चा वो कर रहा है जो कि जरूरी है मेरी गाय को रखने के लिए, सेफ कीपिंग ऑफ द गुड्स को रखने के लिए, तो वो भी क्लेम कर सकता है। सेक्शन 175 क्या कहता है कि पॉनी का राइट है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो भी उसने खर्चा किया है पॉनर से वो भी इंटाइटल्ड है कि वो भी करे। पॉनी कैन नॉट रिटेन द गुड्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस, बट पॉनी क्या नहीं कर सकता, गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता जब तक नॉन पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस हो रही है। जहां पे हमने बात करी थी कि अगर कोई भी इंटरेस्ट भी ड्यू है तो जो पॉनी है वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पॉनी रिटेन नहीं कर सकता गुड्स को अगर नॉन पेमेंट ऑफ सच एक्सपेंसेस होते हैं।
पॉनी के पास एक और राइट है कि वो गुड्स को बेच भी सकता है। सेक्शन 176 क्या कहता है कि अगर पॉनर डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट करने में या परफॉर्मेंस करने में एक स्टिपुलेटेड टाइम पे, प्रॉमिस जो किया था उसने, तो गुड्स जिनको प्लेज किया जा रहा है, पॉनी उनको एक सूट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द पॉनर और रिटेन कर सकता है गुड्स को, या फिर वो इन गुड्स को बेच भी सकता है पॉनर को रीजनेबल नोटिस देके। और अगर ये रीजनेबल नोटिस के अंदर पॉनर आके अपने गुड्स को रिडीम करना चाहता है तो ये ही इज वेल विद इन हिज राइट्स। तो ये भी हमने पढ़ा था कि उसका राइट है कि वो रिडीम कर सकता है गुड्स को, बट इसका राइट है, किसका राइट है, आपके पॉनी का राइट है कि अगर पॉनर फेल कर जाता है पैसा देने में तो वो क्या कर सकता है, वो एक सूट फाइल कर सकता है, गुड्स को रिटेन कर सकता है और गुड्स को बेच भी सकता है। बट क्या जरूरी है कि वो एक रीजनेबल नोटिस दे सेल का, और वेल विद इन हिज टाइम। अगर पॉनर जो है वो रिडीम करना चाहता है तो वो रिडीम भी कर सकता है। तो सेक्शन 176 क्या कहता है कि पॉनी का राइट है कि अगर पॉनर डिफॉल्ट कर दे तो वो गुड्स को बेच भी सकता है। क्या जरूरी है कि पॉनर को प्रॉपर और इनफ नोटिस देना चाहिए बेचने से पहले। तो फर्दर ये बोला गया कि अगर कोई भी प्रोसीड्स होती है इस सेल की विच आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट, तो पॉनर स्टिल लायबल होगा बैलेंस पे करने के लिए। मतलब अगर मैंने आपसे 50,000 रुपए का लोन लिया था, ये मेरी पुरानी गाड़ी है, इसको बेच के सिर्फ 20,000 रुपए आए, तो जो बैलेंस का 30,000 रुपए है आप उसके लिए मुझे सू कर सकते हो। ठीक है, अगर प्रोसीड्स ऑफ द सेल ज्यादा हैं तो पॉनी जो है वो सरप्लस किसको दे देगा, पॉनर को दे देगा। अगर 50,000 का डेट था और गाड़ी को बेच के 70,000 रुपए आए तो 20,000 रुपए अब पॉनी ने पॉनर को वापस देने होंगे। तो सेटलमेंट करना जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं इन कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, एग्जाम्पल एक्स जो है अपनी घड़ी प्लेज करता है वाई को अगेंस्ट सिक्योरिटी फॉर 10,000 रुपए का डेट। एक्स डिफॉल्ट कर देता है इवन आफ्टर इनफ नोटिस। अब वाई उस घड़ी को बेचने जाता है और वो घड़ी 10,000 रुपए से ऊपर बिक जाती है। तो अगर वो घड़ी 10,000 रुपए से ऊपर बिक गई, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपए की बिक गई, तो जो हमारा पॉनी है वो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पॉनर को वापस दे देगा। अगर वो कम रुपए की बिकी तो जो पॉनी है वो सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम द पॉनर। अनदर इम्पॉर्टेंट सिनेरियो जो हमें पढ़ना है जब हम पॉनी के राइट्स पढ़ते हैं तो क्या है कि अगर जो प्लेज्ड गुड्स हैं वो गुम जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द पॉनी, तो इफ ही फेल्स टू टेक ड्यू केयर ऑफ द गुड्स देन ही विल लूज हिज क्लेम अगेंस्ट द पॉनर टू दैट एक्सटेंट। तो अगर जो भी नुकसान हो जाता है, अगर वो उसकी गलती के कारण हो रहा है, तो उतना वो राइट अपना भूल जाएगा, उसको अपना उतना राइट फोरगो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ए जो है एक लोन लेता है 5 लाख रुपए का बी से, ठीक है, ए को ए ओ करता है इतना अमाउंट, और वो अपनी गाड़ी देता है जो कि वर्थ है 2 लाख रुपए की फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर कोई भी डैमेज होता है कार को, देन बी को लाइबल होगा फॉर द सेम एंड उसको इंटाइटल्ड होगा कि वो अपना पैसा इसी हिसाब से, जो भी गाड़ी की कंडीशन होगी उसके हिसाब से उसको उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी नुकसान होता है पॉनी की तरफ से, कोई भी रीजनेबल डैमेज नहीं, अगर कोई भी नेग्लिजेंस के कारण डैमेज होता है तो पॉनी को उसकी भरपाई पे करनी पड़ेगी। अब पॉनर की क्या ड्यूटीज हैं? पॉनर की ड्यूटीज है कि वो अगर कोई भी गुड्स में जिसको वो प्लेज कर रहा है एज अ सिक्योरिटी दे रहा है, अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट है तो वो डिस्क्लोज करे उन डिफेक्ट को, उसको डेट पे जो इंटरेस्ट है या कोई भी एक्सपेंसेस है उसको भी पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस होते हैं उसको वो भी पे करना पड़ेगा। वो अपने गुड्स को रिडीम भी कर सकता है बिफोर द सेल और उसको एडिशनल एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे अगर उसकी तरफ से कोई डिफॉल्ट होता है। तो ये सारी ड्यूटीज हैं हमारे पॉनर की या फिर हमारे डेटर की भी हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि उसको पॉनर को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो पॉनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉम्पनसेट करेगा पॉनी को जो भी खर्चा उसने ऑर्डिनरी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस किया है जिससे कि वो गुड्स का ध्यान रख सके, सेफ कीपिंग कर सके गुड्स की, उसको वो सारा खर्चा उनको वापस देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा राइट है, दूसरी ड्यूटी है कि उसको रीपे करना होगा इंटायर अमाउंट ड्यू विद द इंटरेस्ट। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जो कि पॉनी के ऊपर ड्यू है। ये अमाउंट टोटल होगा प्रिंसिपल अमाउंट का और इंटरेस्ट का जो कि अक्रू करेगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद इसको डिफेक्ट कोई भी अगर गुड्स के अंदर है तो उसको पहले वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर पॉनी इनकर कर जाता है कोई भी लॉस लेटर ड्यू टू दोज डिफेक्ट्स तो पॉनर की लायबिलिटी होगी। तो अगर गाड़ी को जिसको आपने दिया है, ये आपने गाड़ी को एज अ सिक्योरिटी दिया है और इस गाड़ी की ब्रेक फेल थी, ब्रेक में प्रॉब्लम थी, अब पॉनी इसको चला रहा था और उसकी
लेग टूट गई तो ये खर्चा किसको देना पड़ेगा, पॉनर विल बी लायबल। तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क्लोज करे कोई भी फॉल्ट अगर उसके गुड्स में है टू द पॉनी वेल इन एडवांस। बट अगर वो नहीं करता है और उसके कारण कोई पॉनी का नुकसान हो जाता है तो पॉनर विल बी लायबल फॉर दैट खर्चा ऑल्सो, तो ही विल हैव टू पे दैट खर्चा ऑल्सो टू द पॉनी। ठीक है, अब जब आपने पढ़ लिया कि पॉनर की क्या ड्यूटीज है तो आपके पॉनी की भी कुछ ड्यूटीज हैं। क्या ड्यूटीज हैं कि उसको गुड्स का ध्यान रखना है, उनको अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है, उनको इस्तेमाल नहीं करना है, उनको उन गुड्स को रिटर्न करना है जैसे ही पेमेंट हो जाती है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कंप्लीट हो जाता है। उसको प्रॉपर एंड रीजनेबल नोटिस देना है पॉनर को बेचने से पहले। अगर कोई भी इंक्रीज या फिर प्रॉफिट होता है इन गुड्स से तो उसको वो भी पॉनर को देना है। अगर कोई सरप्लस आती है सेल प्रोसीड से तो उसको वो भी देना है और उसको गुड फेथ के अंदर एक्ट करना है, रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की तरह एक्ट करना है। तो ये आपकी ड्यूटीज हैं पॉनी की जिनको उसको एक्सरसाइज करना है। अगर आपको याद होगा बेली की भी यही ड्यूटीज होती है, फाइंडर ऑफ द गुड्स की भी यही ड्यूटीज होती हैं। तो इनको ये जो पालन करना है इन गुड्स का वो सब करना है, इनका ध्यान रखना है, अपने साथ मिक्स नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है, वापस देना है, नोटिस देना है अगर सेल करनी है, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी पॉनर को देना है। ये सारी चीजें इस बंदे को करनी है। पहला, रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। तो बहुत जरूरी है, पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी गुड्स उसको दिए गए हैं, जो भी गुड्स को प्लेज किया गया है उसको जस्ट फेयर एंड रीजनेबल तरीके से रखे, रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह उसका ध्यान रखे। दूसरा राइट है, अच्छा एक चीज और है कि उसको ये देखना है कि वो अपनी चीजों का जैसे ध्यान रखना है रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह करे और कोई भी नेग्लिजेंस के द्वारा, अगर पॉनी के नेग्लिजेंस के द्वारा अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कॉम्पनसेट करेगा। अब अगर ये गाड़ी मैंने आपको दी थी एज अ प्लेज और आप इसको बहुत तेज चला रहे थे, हाई स्पीड पे चला रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। किसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, पॉनी कॉम्पनसेट करेगा पॉनर को जो भी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो उसके नेग्लिजेंस के द्वारा हुआ है। किसने बोला था इतनी तेज गाड़ी चलाओ ना, ठीक है, धूम मचाले नहीं करनी थी आपको। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी पॉनी के नेग्लिजेंस के कारण नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए प्लेज करता है अपनी घड़ी with B for a sum of 100 rupees, अब B को ध्यान रखना पड़ेगा इस घड़ी का as his own watch, रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन की तरह। अगर कंडीशन ऑफ द वॉच डिटोरेट करती है या उसका कोई नुकसान होता है तो पॉनी को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ये ड्यूटी है पॉनी की। ठीक है, तो गुड्स को ऑथराइज पर्पस से ही इस्तेमाल करना है। तो जिस भी पर्पस के लिए आपको दिया गया है, गुड्स प्लेज करे गए हैं ऑथराइज बाय द पॉनर, उसी चीज के लिए आपको यूज करना है, किसी और चीज के लिए नहीं करना। अगर आप अनऑथराइज पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करते हो तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, मतलब पॉनी को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा पॉनर को अगेंस्ट द सेम। उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने अपनी कार प्लेज करी विद बी। ए ने ऑथराइज किया कि आप इसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं, बट बी ने अपने कजन सी को अलाउ करा कि तुम गाड़ी चलाओ। अब सी से गाड़ी डैमेज हो जाती है तो जो भी नुकसान होगा बी को उसके लिए ए को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। उसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिटर्न करे जैसे ही जो भी अमाउंट था वो पे हो जाता है या जो भी परफॉर्मेंस थी वो हो जाती है। तो जैसे ही बोला गया है, जिस प्रकार से बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस तरीके से उसको गुड्स को रिटर्न करना है पॉनर की डायरेक्शन के ऊपर। उसको अगर कोई भी प्रॉफिट्स अर्न हुए हैं इन गुड्स से तो उसको वो भी रिटर्न करना है। तो जब ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर पॉनी ने कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है इन प्लेज गुड्स से, उसको इन पैसों को भी वापस करना है पॉनर को ड्यूरिंग द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी को प्लेज किया है विद वाई, द प्रॉपर्टी वाज गिवन ऑन रेंट टू जेड, ये रेंट जो भी रिसीव होता है उसको वापस करना है गुड्स के साथ साथ इस रेंट को भी एक्स को। उसको इन गुड्स को सेपरेट रखना है अपने गुड्स से, तो उसको मिक्स नहीं करना है, इस्तेमाल नहीं करना है इन गुड्स को, और इसको सेपरेट करना है। अगर सेपरेशन पॉसिबल नहीं है तो पॉनर की लायबिलिटी होगी कि वो डैमेजेस पे कर सके अगर कोई भी डैमेज या कोई भी नुकसान होता है तो। अब क्या समझने की बात है कि अगर वो गुड्स को मिक्स कर देता है तो उसको उन गुड्स को अलग करना पड़ेगा और जो भी खर्चा होगा वो भी उसको पे करना पड़ेगा। बट अगर उन गुड्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है तो पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कोई भी अगर डैमेज होता है तो वो भी वो पॉनर को पे करे।
अब हम पढ़ते हैं लल्लन प्रसाद वर्सेस रहमत अली एंड अनदर का केस। इस केस में क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने 20,000 रुपए एडवांस करे डिफेंडेंट को अगेंस्ट अ प्रोमिसरी नोट एंड अ रिसीट। तो ये था आपका बेल्ड गुड्स या फिर आपके प्लेज्ड गुड्स आप कह सकते हो। एक अग्रीमेंट साइन किया गया दोनों पार्टीज के अंदर, जहां पे ये बोला गया कि डिफेंडेंट अग्री करता है कि वो प्लेज करेगा एरोस्कोप्स को एज अ कोलैटरल अगेंस्ट दिस डेट। तो एक प्रोमिसरी नोट एंड रिसीट करी, बेल करे गए, और आपका जो सिक्योरिटी थी वो क्या थी, वो सिक्योरिटी जिसको प्लेज किया गया वो था एरोस्केप्स। इस अग्रीमेंट के हिसाब से डिफेंडेंट को डिलीवर करने थे इन एरोस्केप्स को एपेलेंट को, और गुड्स वुड रिमेन इन हिज कस्टडी। प्लेंटिफ ने एक लॉ सूट फाइल किया और बोला कि जो अबव मेंशन गुड्स थे वो कभी भी उनको डिलीवर नहीं करे गए और उनकी कस्टडी में कभी भी नहीं आए, और ये जो अग्रीमेंट है इसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज नहीं मान सकते। उन्होंने ये क्लेम किया कि उनको रिकवरी ऑफ अमाउंट होना चाहिए जो भी उन्होंने अमाउंट दिया था एज अ लोन। अब इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे कि क्या जो प्लेज गुड्स उनको डिलीवर करे गए थे वो प्लेंटिफ की कस्टडी में थे या नहीं थे। Was the plaintiff entitled to any compensation as he claimed, and was there no contract of pledge since the goods were not delivered? तो कोर्ट की जजमेंट क्या आई, कोर्ट की जजमेंट डिफेंडेंट्स के फेवर में आई। उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्लेज गुड्स वर डिलीवर्ड टू द प्लेंटिफ। इसका क्या मतलब है कि अग्रीमेंट जो है वो राइपन हो गया था एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज से। तो अग्रीमेंट जब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कोर्ट ने क्या बोला कि प्लेंटिफ को कोई एंटाइटलमेंट नहीं थी कॉम्पनसेशन की, क्योंकि गुड्स को वर नेवर प्लेज टू हिम। अब क्या पढ़ना है, मोरवी मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ना है। इस केस में क्या हुआ, एक फर्म जो ऑपरेट कर रही थी मुंबई में इंटरेस्टेड देयर गुड्स वर्थ रुपीज 35,500 टू द रेलवेज की वो डिलीवर कर सके दिल्ली में। तो मुंबई से दिल्ली आने थे वो गुड्स को, और रेलवे को डिलीवरी के लिए बोला गया कि आपको डिलीवरी करनी है, और 35,500 के गुड्स थे। फर्म जो थी उनको एक रिसीट मिली अगेंस्ट द गुड्स फ्रॉम द रेलवे। अब उन्होंने एक एडवांस, इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांस ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम द प्लेंटिफ, फर्म ने प्लेज कर दी इन रिसीट्स को एज अ कोलैटरल फॉर द सेम। ये जो गुड्स थे ये गुम गए रेलवे के द्वारा ड्यूरिंग द जर्नी, और दे ऑफर्ड टू कॉम्पनसेट फॉर विद सर्टेन पार्सल्स टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने रिजेक्ट कर दिया और क्लेम किया कि उनको वही गुड्स चाहिए विच वर प्लेज टू देम। प्लेंटिफ हेंस सूड द रेलवे फॉर द रिकवरी ऑफ 35,500 अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द गुड्स जो भी उन्होंने प्लेज किए थे, इंक्लूडिंग द डैमेजेस। इश्यूज जो आए वो क्या थे कि क्या जो रेलवे रिसीट्स हैं आप इसको एक वैलिड गुड मान सकते हो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्या जो प्लेंटिफ है वाज द पॉनी ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द गुड्स टाइटल। क्या जो प्लेंटिफ है वो सू कर सकता है फॉर द एंटायर वैल्यू ऑफ द गुड्स और ओनली व्हाट वाज एडवांस्ड बाय हिम। कोर्ट की जजमेंट क्या आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल करा इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। उन्होंने क्या बोला कि रेलवे रसीट्स को आप गुड मान सकते हो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। उन्होंने ये भी बोला कि प्लेंटिफ वाज द पॉनी ऑफ द गुड्स एंड नॉट मेयरली इट्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। उन्होंने ये भी बोला कि सिंस पॉनी इज इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, उसके पास अथॉरिटी थी एज द ओनर ऑफ द गुड्स, और प्लेंटिफ will be allowed to sue for the entire value of the goods and not just the amount जो कि उन्होंने एडवांस किया था। सारे अमाउंट के लिए वो सू कर सकते थे and not just the amount जो उन्होंने एडवांस किया था। अब हम पढ़ेंगे केएम हिदायतुल्ला वर्सेस द बैंक ऑफ इंडिया 2001 का केस। इस केस में क्या हुआ, 10 दिसंबर 1993 को जो पिटिशनर है उन्होंने कुछ गोल्ड ज्वेल्स को प्लेज किया विद द रिस्पोंडेंट। इन ज्वेल्स को प्लेज किया गया अगेंस्ट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। पिटिशनर फेल कर जाते हैं पैसा देने के लिए विद इन द अग्रीव्ड अमाउंट, और जो बैंक है वो एक ऑक्शन होल्ड करते हैं फॉर दीज ज्वेल्स ऑन 20 मई 1997 कि वो रिकवर कर सके इन डेट को। पिटिशनर क्लेम करता है कि एज पर सेक्शन 176 उसके पास राइट था कि वो सूट फाइल कर सकते थे फॉर रिकवरी या फिर बेच भी सकते थे वाया ऑक्शन आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल नोटिस टू द पिटिशनर। हाउएवर इट मस्ट हैव टेकन प्लेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फॉर फाइलिंग द सूट। अब इश्यूज क्या है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन मेंशन थी सेक्शन 176 के अंदर, क्या जो मनी है वो ऑक्शन कर सकता था गुड्स आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड। कोर्ट की जजमेंट आई, जजमेंट पास करी गई मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा इन फेवर ऑफ द बैंक। उन्होंने क्या बोला कि बैंक के पास दो रेमेडीज थी, एक कि वो गुड्स को रिकवर करने के लिए, अपने अमाउंट को रिकवर करने के लिए एक सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते थे, और दूसरा वो इन गुड्स को बेच सकते थे आफ्टर गिविंग रीजनेबल नोटिस टू द पॉनर। It was found that there was no connection between the two remedies.
merely because the period of filing the suit had passed it does not mean कि alternative remedies को यूज किया जा सकता है। ये भी बोला गया कि अगर पॉनी रिस्टोर कर सकता है alternate course of sale जो कि प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर है तो उसको भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। अब क्या समझना है, जब हमने ये केस लॉ समझ लिए तो अब समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और प्लेज के अंदर क्या फर्क होता है, इनके बीच में डिफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेलमेंट के अंदर आप कुछ गुड्स को ट्रांसफर करते हो, एक पार्टी दूसरे पार्टी को करती है, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए करती है, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहते हैं। प्लेज में सर्टेन गुड्स को आप ट्रांसफर करते हो, एक पार्टी दूसरे पार्टी को करती है एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ डेट, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहते हैं। प्रोविजंस सेक्शन 148 से 171 है आपका बेलमेंट का और 172 से 179 है आपका प्लेज का। पर्पस बेलिंग का क्या है कि सेफ कस्टडी करवाना चाह रहे हो आप गुड्स की या फिर रिपेयर्स कराना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो, गुड्स को प्लेज करते हो। सोल पर्पस क्या है यहाँ पे प्लेज के अंदर कि आप सिक्योरिटी के लिए गुड्स को डिलीवर कर रहे हो। तो बेलमेंट में या तो सेफ कस्टडी के लिए कर रहे हो, कोई गुड्स की रिपेयर कराना चाह रहे हो, कुछ चीज बनवाना चाह रहे हो, लेबर स्किल की बात हो रही है तो बेलमेंट की बात हो रही है। जब आप किसी चीज को एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो तो आप प्लेज की बात कर रहे हो। जो पार्टीज हैं उनको हम बेलर कहते हैं और बेली कहते हैं, बट यहाँ पे पार्टीज को क्या कहते हैं, पॉनर कहते हैं या फिर प्लेजर कहते हैं और पॉनी कहते हैं और प्लेजी कहते हैं। तो ये पार्टीज का डिफरेंस हो गया। कंसिडरेशन, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मैंडेटरी होता है, बट प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज ऑल्सो मैंडेटरी। दोनों में कंसिडरेशन का होना मैंडेटरी है। राइट टू सेल गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बाय द बेली इन सच कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट में आप सेल नहीं कर सकते हो जब तक वो पेरिशेबल आइटम नहीं है, बट यहाँ पे पॉनी के पास या प्लेजी के पास राइट है कि वो गुड्स को सेल भी कर सकता है। गुड्स कैन बी यूज बाय द बेली ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो कि दोनों पार्टीज को नोन है, बट यहाँ पे राइट टू यूज का राइट नहीं होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास जहाँ पे हम लोगों ने बात करी प्लेज के बारे में, हमने बात करी कि पॉनर कौन होता है, पॉनी कौन होता है, और हम लोगों ने पढ़ा कि सेक्शन 172 डिफाइन करता है कि आपका पॉनर कौन होता है, पॉनी कौन होता है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि राइट्स क्या है पॉनर के और राइट्स क्या है पॉनी के। तो एक बार इनका रिकैप कर लेते हैं। तो सेक्शन 172 बताता है कि प्लेज क्या होता है। प्लेज एक स्पेशल काइंड का बेलमेंट है, जहां पे क्या हो रहा है, स्पेशल काइंड के बेलमेंट में आपका क्या होता है कि आप किसी चीज को सिक्योरिटी के लिए देते हो। सिक्योरिटी के लिए देते हो तो जब तक वो पैसा वापस नहीं दे रहा या जब तक वो क्या नहीं दे रहा, जो भी उसने परफॉर्मेंस करनी है नहीं कर रहा, तब तक आप उस गुड्स को सिक्योरिटी के लिए देते हो। तो हमने क्या पढ़ा कि आपका प्लेज एक मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है 1, यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। ठीक है, यहाँ पे भी डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, बट ये डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है किसी सिक्योरिटी की तरह, और जैसे ही वो सिक्योरिटी का अमाउंट वापस दे दिया आपको इनको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही होता है जिसको आपको पढ़ना है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि गुड्स को डिलीवर करो, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो या एक्चुअल डिलीवरी हो फर्क नहीं पड़ता, बट डिलीवरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम बात करते हैं प्लेज में। उसके बाद पॉनर कौन होता है, जो बंदा गुड्स को डिलीवर कर रहा है, और पॉनी कौन होता है, जो बंदा गुड्स को जिसकी गुड्स डिलीवरी ले रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा राइट्स ऑफ पॉनर क्या होते हैं। राइट्स ऑफ पॉनर, जो बंदा गुड्स को दे रहा है वो इन्फोर्स कर सकता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वो रिडीम कर सकता है गुड्स को, अगर वो लेट भी हो जाता है पैसे देने में तो वो एक्स्ट्रा पैसे देके रिडीम कर सकता है गुड्स को। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, वो कॉम्पनसेट करेगा, उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद उसको राइट है कि वो क्या करे, उसको गुड्स रिटर्न मिलने चाहिए, जो भी उसने गुड्स अपने दिए हैं उसकी वापस वो एक्सपेक्ट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकता है, टर्मिनेट भी कर सकता है अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज हो रहा है तो। ये सारे राइट्स हैं आपके पॉनर के। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा राइट्स ऑफ पॉनर के बाद हमने पढ़ा राइट्स ऑफ पॉनी क्या है। तो जो पॉनी है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसके राइट्स हैं कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है एज अ लियन, ठीक है, जब तक उसकी पेमेंट नहीं हो रही। सब्सिक्वेंट पेमेंट्स के लिए भी वो रिटेन कर सकता है। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा वो करता है तो वो भी क्लेम कर सकता है। वो सेल भी कर सकता है रीजनेबल नोटिस देके।
रीजनेबल नोटिस देके वो सेल भी कर सकता है। ये सब उसके राइट्स हैं हमारे पॉनी के, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आपकी ड्यूटीज क्या है। अब जब राइट्स पढ़ लिए तो आपको ये भी पढ़ना है कि ड्यूटीज क्या है हमारे पॉनर की। ड्यूटीज ऑफ पॉनर हमने पढ़ा कि उसको डिस्क्लोज करना है अगर कोई भी डिफेक्ट है तो, अगर कोई भी कमोडिटी के अंदर डिफेक्ट है उसको वो बताना है। अगर कोई भी डेट के साथ इंटरेस्ट हो जाता है तो उसको वो भी पे करना पड़ेगा। अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो हमारा पॉनी इंकर करता है उसको वो भी पे करना पड़ेगा। उसको गुड्स रिडीम करने का ड्यूटी है बिफोर दे आर बीइंग सोल्ड, और वो एडिशनल एक्सपेंसेस भी पे कर सकता है अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है और कोई भी एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं तो उसको वो भी पे करने पड़ेंगे। ये सारे आपके पॉनर के ड्यूटीज हैं। अब आपको क्या पढ़ना है कि आपकी ड्यूटीज ऑफ पॉनी क्या है। ड्यूटीज ऑफ पॉनी क्या है, उसको ध्यान से रखना है, गुड का ध्यान रखना है, केयर करना है, मिक्स नहीं करना है, पर्सनल यूज नहीं करना है, उसको गुड्स को वापस करना है, रिटर्न करना है, गुड फेथ में एक्ट करना है। उसके बाद उसको क्या करना है, अगर कोई भी उसको क्या मिला है, बेनिफिट मिला है, प्रॉफिट मिला है तो उसको प्रॉफिट भी देना है पॉनर को, ठीक है। ये सारे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पॉनर पॉनी पढ़े। आधे सेक्शन तो आपके इसी तरीके से हो जाते हैं जब आपने इन दोनों का रिलेशनशिप समझ लिया। अगर आप लोगों ने इनके रिलेशनशिप समझ के आप लोगों ने ये समझ लिया कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है और इनकी कहानी के फॉर्म में आपने देख लिया कि इसकी इसके प्रति क्या ड्यूटी है, क्या राइट है, तो आधे सेक्शन तो आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ केस लॉस को कवर किया और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी, हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन हमारा बेलमेंट और प्लेज। बेलमेंट और प्लेज में क्या है कि बेलमेंट में एक स्पेसिफिक पर्पस था, प्लेज के अंदर सिक्योरिटी के लिए था, ठीक है। 148 से 171 बेलमेंट में बात करता है, 172 से 179 क्या बात करता है, प्लेज में बात करता है। बेलर बेली होते हैं यहाँ पे पार्टीज, पॉनर पॉनी होते हैं या प्लेजी प्लेजर होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुड्स को सेल किया जा सकता है प्लेज में रीजनेबल नोटिस देके। वहां पे बेलमेंट में गुड्स को सेल नहीं करोगे जब तक पेरिशेबल गुड्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। गुड्स को इस्तेमाल नहीं करना है आपको जब आप बात कर रहे हो प्लेज की। गुड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही जब आप बात कर रहे हो बेलमेंट की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां पे हम लोगों ने प्लेज का पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब कल के पोर्शन में हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक सेक्शन 181 और सेक्शन 180 को कवर करना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हमारा जो ये चैप्टर नंबर 9 है ये खत्म हो जाएगा और हम लोग अगली क्लास से चैप्टर नंबर 10 को शुरू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और बात करता है एजेंसी के बारे में। तो ये हम लोगों को कवर करना है स्टूडेंट्स, बट उससे पहले आपको क्या करना है, आपको बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, इनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना है। अगर आप लोगों ने कोई भी क्लास मिस करी है तो उनको वापस जाके रिविजिट कर लें और अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर लें। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ बार बार उनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप लोगों को काफी मदद होगी। आप लोगों को क्या करना है, PW की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच को सिलेक्ट करना है और आपको सिलेक्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको क्लास नोट्स को सिलेक्ट करना है और आपको करना है डेली प्रैक्टिस पेपर्स और आप लेक्चर्स को भी दोबारा से देख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन किया हो, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों को सारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे लॉ वाला की तरफ से। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से अपना जो लीगल करियर है उसको परस्यू करते रहिए। तो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।